नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के तहत जो हमने कहा मुख्यतः 3 युद्धों के पश्चात जो जर्मनी का एकीकरण होता है, जिसके तहत उसे 3 चरण भी हम मान सकते हैं। जिसके तहत पहला बात की जाए प्रशा और डेनमार्क का युद्ध होता है, दूसरा जो सैडोवा का युद्ध होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य होता है। मूलतः हम देखेंगे कि जर्मनी और इटली के एकीकरण मुख्यतः बाधा होती है वह ऑस्ट्रिया ही होती है, मुख्य जो बाधक होता है। तो उसके पश्चात जो तृतीय युद्ध होता है, सेडोना युद्ध भी जिसे कहा जाता है, सेडान युद्ध भी जिसे कहा जाता है, वह किसके मध्य होता है? प्रशा और फ्रांस के मध्य होता है। इसके पश्चात जो क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। तो आज हम बात करेंगे जो सेडोना का युद्ध होता है, सेडान युद्ध जिसे कह सकते हैं, सीडान युद्ध भी तुम कह सकते हो। इसके बारे में अगर तुम बात सीडान भी कह सकते हो, सेडान भी कह सकते हो। और जो बात की जाए ये युद्ध होता है, ये जो 1870 ईस्वी में होता है, ये किसके मध्य होता है? फ्रांस और प्रशा के मध्य में। इस युद्ध के पश्चात जाकर जो जर्मनी का एकीकरण क्या होता है? पूर्ण होता है। और इसी युद्ध के पश्चात हमने पढ़ा था इटली के एकीकरण के दौरान, आपको याद होगा कि इसके पश्चात ही जो इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। अब इस युद्ध के दौरान, क्योंकि इस तृतीय युद्ध के दौरान जो बात की जाए, अब हम देखेंगे कि इसके पीछे युद्ध के कारणों का हम जिक्र करेंगे। ऐसी कौन सी बात होगी जो प्रशा और फ्रांस के मध्य युद्ध होता है? जैसा कि हम देखेंगे द्वितीय युद्ध सैडोवा युद्ध के दौरान तो क्या किया जाता है? फ्रांस के द्वारा जो इसका प्रशा का समर्थन किया जाता है और ये तटस्थ रहता है। और उसी दौरान जो उसके पश्चात इनके बीच संबंध में किस तरीके से जो तनाव आता है और जो आगे जाकर युद्ध का एक कारण बन जाता है, उन कारणों के बारे में हम जिक्र करेंगे। यानी कि कौन से युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं? आज सीडान का युद्ध है। इस युद्ध के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इसके कारणों का हम जिक्र करेंगे। यानी कि फ्रांस और प्रशा के मध्य होने वाले युद्ध के मूल कारण कौन से थे? सीडान युद्ध जो 1877 ईस्वी में होता है और इस युद्ध के पश्चात ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। जैसा कि हमने देखा सैडोवा युद्ध के पश्चात इनके संबंधों में तनाव शुरू हो जाता है। ये सैडोवा का युद्ध कब होता है? 1866 ईस्वी में होता है। और किसके मध्य होता है? जो बात की जाए ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य। इस युद्ध के पश्चात हम देखेंगे जो स्लेस्विग है, होल्स्टीन डची है, उन पे किसके द्वारा अधिकार? फ्रैंकफर्ट नगर है, ये जो प्रशा के द्वारा जो मिला लिया जाता है और उसके द्वारा प्रशा के द्वारा उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण कर दिया। यानी जर्मनी का उत्तरी भाग है उसका तो एक संघ बन गया, लेकिन अभी दक्षिण जर्मनी है जो बकाया पड़ा है। और इसी कारण जो बिस्मार्क के द्वारा कहा गया, क्या बात स्टेटमेंट दिया गया था, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने के लिए प्रशा व फ्रांस का युद्ध अनिवार्य रूप से होगा। ये बात उसके द्वारा कही जाती है कि फ्रांस और प्रशा के युद्ध हुए वगैरह जो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण नहीं होगा। तो इनके बीच में उसी समय जो तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं सैडोवा युद्ध के दौरान जो फ्रांस ने किसी का पक्ष नहीं लिया, फ्रांस रहा तटस्थ। अब इसके बारे में बिस्मार्क के द्वारा नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का सम्राट है उसके साथ समझौता किया जाता, उससे कहा कि आप महाराज क्या रहिए, चुप रहिए, अगर आप चुप रहोगे तो मैं आपको जो राइन क्षेत्र है, जो राइन क्षेत्र बात की जाए, और उसके अलावा जो बेल्जियम का क्षेत्र, बेल्जियम और वह राइन संघ क्षेत्र, राइन नदी का जो क्षेत्र है वो क्या मिल जाएगा? किसको मिल जाएगा? फ्रांस को मिल जाएगा। अगर प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है और उस युद्ध में जो ऑस्ट्रिया का साथ फ्रांस नहीं देगा तो प्रशा क्या करेगा? उसे जो बेल्जियम का प्रदेश और राइन नदी संघ का प्रदेश उसे किसे दे देगा? फ्रांस को दे देगा। ये बात हुई थी। अब बिस्मार्क के द्वारा दे दिया धोखा इसको, है कि नहीं? आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन दिया, तो बोले देख लेंगे, आपको दे देंगे, आप तो चुप ही रहो, क्यों लड़ रहे हो? ये मुख्यतः इनके बीच में तनाव की जो स्थिति पैदा करते हैं। और उसके अलावा ये पहले से ही ये बात तो तय थी, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया प्राग की संधि के दौरान, प्राग की संधि होती है, सैडोवा का युद्ध होता है, उसके पश्चात ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में ये संधि होती है। अब उसी संधि के दौरान पहले तो इसने सोचा था, किसने? फ्रांस ने,
कि जो क्या होगा, मैं पंचायत करूंगा इनके बीच में, बोले इनका युद्ध होगा ना, जो ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध लंबा चलेगा और दोनों थक जाएंगे और मुझे पंचायत का मध्यस्थता का मौका मिल जाएगा। लेकिन बिस्मार्क बहुत ही चतुर आदमी था, इसने इसको मौका नहीं दिया और उस प्रशा जो ऑस्ट्रिया को उसके द्वारा पराजित करके उसके द्वारा स्वयं में संधि कर ली जाती है। तो इस दौरान से भी जो नेपोलियन तृतीय किससे खफा था, जो प्रशा से और बिस्मार्क से खफा था। ये सारे सामूहिक रूप से जो कारण क्या होते हैं इस युद्ध के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इनमें हम जो मुख्य कारणों का जिक्र करेंगे, जो बात की जाए सीडान के युद्ध के लिए उत्तरदायी होते हैं। सीडान के युद्ध को पढ़ने से पहले हम उनके कारणों के बारे में चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अगर बात की जाए, अब मुख्य कारण क्या है, सेडोवा युद्ध के पश्चात सेडोवा युद्ध के पश्चात प्रशा की विजय से फ्रांस की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न। जो सेडोवा युद्ध हुआ 1866 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ, भली भांति आपको याद है, किसके मध्य होता है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य। अब इस युद्ध के पश्चात यूरोप की महाशक्ति बनकर कौन उभरता है, प्रशा उभरता है और यूरोप की शक्तिशाली सेना के रूप में प्रशा की सेना जानी जाने लगती है। अब ये खतरा किसको उत्पन्न हो जाता है, फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस की सीमा पे कौन स्थित है, प्रशा स्थित है। और अगर तुम्हारा पड़ोसी शक्तिशाली हो तो निकट भविष्य में तुम्हारे लिए कभी भी खतरा पैदा कर सकता है। अब यही बात है जो फ्रांस को लगने लगती है कि उसका पड़ोसी शक्तिशाली होता जा रहा है, क्योंकि फ्रांस की ये रणनीति थी कि वह अपने पड़ोसी प्रशा को इतना शक्तिशाली, जर्मनी को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसके पड़ोसी देश क्या रहे, कमजोर रहे। अब इसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है, ये इनके बीच में युद्ध का एक कारण रहता है। उसके अलावा जिक्र की जाए बिस्मार्क द्वारा वादा खिलाफी। अब बिस्मार्क ने धोखा दे दिया इसको। बिस्मार्क ने कहा, बोले आप तो चुप रहना, बोले हमारी जो लड़ाई हो रही है ऑस्ट्रिया और प्रशा की, उस दौरान आप चुप रहिए, आप चुप रहोगे तो बेल्जियम का क्षेत्र जो आपके पास में है, जो वो क्षेत्र दे दूंगा आपको, राइन नदी संघ का जो क्षेत्र वो भी आपको इनको लालच दे दिया। किसको, नेपोलियन तृतीय को लालच दे दिया और उसको चुप रख दिया, ऐसे मौखिक आश्वासन दे दिया। अब जब बात आई, बोले ठीक है भाई, अब तो तुम जीत गए, तुम्हारे बीच समझौता हो गया, संधि होगी, हमें दे दो हमारा क्षेत्र। तो इसने ठेंगा दिखा दिया, बोले कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, बोले क्या पड़ा है कि नहीं। तो ये बात है, ये भी एक युद्ध का कारण। इससे क्या, नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का सम्राट है वो चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, बोले धोखा दे दिया, हमको धोखा दे दिया तुमने बात करके, ये एक युद्ध का कारण होता है। अब उसी दौरान एक घटना घटती है किसी की, जो बात की जाए, अमेरिका में जो गृह युद्ध का दौर चल रहा था, अमेरिका में जो गृह युद्ध का दौर चल रहा था, उसी दौरान जो अमेरिका के जो मेक्सिको राज्य है उस पर जो फ्रांस के द्वारा नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। वहाँ का जो शासक होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके जो लीडर की हत्या भी इनके द्वारा करवा दी जाती है और ये आरोप इन पे लगता है। अब इनके द्वारा ये साजिश थी फ्रांस के द्वारा कि मेक्सिको में जो लोकतंत्र को ख़त्म करके वहाँ पे फ्रांस के द्वारा जो राजतंत्र की स्थापना करते हुए जो उसे अपने अधीन बना ले। लेकिन ये इनकी योजना विफल हो जाती है। इससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी साख गिरती है, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। अब उस छवि को सुधारने के लिए बोले हम वहाँ पिट गए तो अब दूसरे को किसी को वापस पीटते हैं, तो इससे क्या हमारी छवि वापस बरकरार हो जाएगी। अब इसके लिए युद्ध करना जरूरी है और युद्ध के लिए तनातनी किससे चल रही है, प्रशा से तनातनी चल रही है। तो ये भी एक मुख्य कारण रहता है कि इसके द्वारा अपनी छवि सुधारने का प्रयास करने के लिए ये युद्ध किया जाता है। कौन सा, सीडान का युद्ध किया जाता है। उसी दौरान एक घटना और घटित होती है, जो हॉलैंड का शासक होता है, हॉलैंड के शासक के साथ फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के द्वारा एक सौदा किया जाता है लक्समबर्ग का। जो लक्समबर्ग है ये क्षेत्र जो इसके द्वारा खरीद लिया जाता है नेपोलियन तृतीय के द्वारा। लेकिन इसके बीच में अड़ंगा लगा दिया जाता है, किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा टांग लगा दी जाती है, बिस्मार्क के द्वारा टांग फंसा दी जाती है। अब उसी दौरान ये नेपोलियन तृतीय खरीदना चाहता था और हॉलैंड का शासक भी बेचने के लिए सहमत हो जाए, लेकिन बिस्मार्क के द्वारा इस बात को इसके जो ये लक्समबर्ग को खरीदने का प्रयास है इसको असफल बना दिया जाता है। इससे क्या होता है, नेपोलियन तृतीय और क्रुद्ध हो जाता है, चिढ़ जाता है। और उसके अलावा नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो इटली और रूस से मित्रता हासिल कर ली जाती है। यहाँ अलेक्जेंडर तुम देखोगे प्रथम रूस का शासक होता है, इटली के साथ जो घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं बिस्मार्क के द्वारा। जो ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है सेडोवा युद्ध के दौरान, जो इटली को वेनेशिया का प्रदेश देने का वादा करते हुए। और उसके अलावा तुम देखोगे जो क्रीमिया युद्ध के दौरान ये रूस और फ्रांस आमने सामने होते हैं, लेकिन रूस से मित्रता, यानी फ्रांस है जो रूस का शत्रु होता है और बिस्मार्क के द्वारा उससे मित्रता प्राप्त कर ली जाती है और इससे खलबली मच जाती है। इनमें फ्रांस
क्रीमिया युद्ध के दौरान, पोलैंड विद्रोह के दौरान ये जो रूस के साथ बिस्मार्क के द्वारा अच्छे संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं। इससे भी चिड़ा हुआ था कौन? फ्रांस चिड़ा हुआ था। ये भी इनके बीच में एक युद्ध का कारण रहता है, क्योंकि इसके द्वारा इसके शत्रुओं के साथ मित्रता हासिल कर ली जाती, किसके द्वारा? प्रशा के द्वारा। उसके अलावा दक्षिण जर्मनी के राज्य हमने देखा कि उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, जिसके तहत उत्तरी जर्मनी का तो एकीकरण हो गया, उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण कर दिया सेडवा युद्ध के पश्चात। लेकिन यहाँ के राज्य इनको मिलाना चाहता था बिस्मार्क, लेकिन अभी ये मिल नहीं पाए थे। इनमें से कुछ राज्य ऐसे थे जो क्या करते थे, ये जो संघ बनाया था इसको बोले कुछ नहीं है, इसकी उपेक्षा करते थे। अब इन राज्यों को भी इसमें सम्मिलित करना जरूरी था, और उन राज्यों को सपोर्ट कौन करता था? फ्रांस करता था। और तो इसी दौरान जो फ्रांस के साथ युद्ध होना यहाँ क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, अवश्यम भावी हो जाता है। उस राज्य में बात की जाए दक्षिण जर्मनी में बवेरिया, ब्रूटमबर्ग, बेडेन, हेसे, ये राज्य है जो फ्रांस के बात की जाए फ्रांस के वर्चस्व को स्वीकार करते थे, न कि जो प्रशा और जर्मनी के वर्चस्व को स्वीकार करते। तो इन परिस्थिति में युद्ध करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। उसके अलावा दोनों देशों की जनताओं में भी आक्रोश देखने को मिलता है। जर्मन जनता, प्रशा की जनता जो किसके विरुद्ध होती है? फ्रांस के विरुद्ध होती है। फ्रांस की जनता भी किसके विरुद्ध होती है? जर्मन जनता, क्योंकि दोनों क्षेत्र से, दोनों तरफ से समाचार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति आग उगली जाती है और युद्ध का माहौल तैयार कर दिया जाता है। उन परिस्थिति में बात की जाए ऐसा माहौल बना लिया जाता है, ये इनके बीच में जो बात की जाए टकराव का एक कारण होता है। उसके अलावा तुम देखोगे जो तत्कालिक कारण जो स्पेन का उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकार का प्रश्न होता संघर्ष, उस वक्त जो बात की जाए प्रशा के शासक को वहाँ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता है, लेकिन फ्रांस के शासक के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिससे उसके द्वारा प्रशा के शासक जो उसके वंशज है उसके द्वारा जो स्पेन के उत्तराधिकार को क्या कर दिया जाता है? ठुकरा दिया जाता है। ये इनके बीच में क्या बनता है? मुख्यतः तत्कालिक कारण बनता है। इसी वजह से क्या होता है? ये जो सीडान का युद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने सीडान युद्ध यानी जर्मनी के एकीकरण के तहत जो अंतिम युद्ध होता है सीडान का युद्ध प्रशा और फ्रांस के मध्य 1870 ईस्वी में, उस युद्ध के मुख्य कारणों के बारे में जिक्र किया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती है जिसके कारण जो फ्रांस और प्रशा के मध्य युद्ध होता है, उसके बारे में जिक्र किया है। और उसके पश्चात जो बात की जाए अगली क्लास में हम जो इस युद्ध के घटना चक्र के बारे में बात करेंगे और उसके पश्चात होने वाली संधियों का जिक्र करते हुए जो जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण करेंगे। और एक क्लास में हम जर्मनी और इटली के एकीकरण का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। बीए तृतीय वर्ष के छात्र, कुछ छात्र काफ़ी लापरवाह हो रहे हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लापरवाह न रहें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तो 100% होगी और इसी के साथ आप तैयारी को निरंतर करते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।